नमस्कार। मैं सीए आनंद बारपुते आज आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या सब्सिडी मिल सकती है उसके बारे में आपको आज अवगत कराऊंगा। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट का ये विजन है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर अच्छा रेट मिलना है, अच्छा भाव मिलना है, अगर फार्मर की इनकम में वृद्धि करनी है तो पेरिशेबल कमोडिटीज़ को नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी जैसे टोमेटो है तो उसका पल्प बनाना पड़ेगा या उसका केचप बनाने पड़ेगा या उसका सॉस बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको जो है अच्छा रेट मिल सकता है। और अगर उसको मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट को अच्छा रेट मिला तो जो है रॉ मटेरियल सप्लायर को भी अच्छा रेट मिल सकता है और इस तरह किसान की आमदनी जो है बढ़ सकती है। और इसलिए गवर्नमेंट का विजन है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी देना या उसको बढ़ावा देना, ऐसा प्रेजेंट गवर्नमेंट का विजन है। तो हम लोग ये सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोविजन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज क्रिएशन ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैपेसिटीज and modernization expansion of existing food processing unit which will help in increasing the level of processing value addition, thereby lead to reduction of wastage and enhancement of farmers income। तो ये उसमें होना चाहिए कि एनहांसमेंट ऑफ फार्मर्स इनकम के लिए वैल्यू एडिशन कुछ ना कुछ उसमें होना चाहिए। तो एलिजिबल सेक्टर्स कौन से सेक्टर्स है जिसके लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की सब्सिडी एप्लीकेबल होगी। नंबर 1, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। मिल्क प्रोसेसिंग यानी मिल्क का प्रोसेसिंग, यानी उसका आइसक्रीम बनाओ, पनीर बनाओ और कुछ बनाओ, सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन नहीं, मिल्क का प्रोसेसिंग। मीट, पोल्ट्री, फिश प्रोसेसिंग। रेडी टू ईट, रेडी टू कुक फूड प्रोडक्ट्स, ब्रेकफास्ट, सीरियल्स, स्नैक्स, बेकरी एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग न्यूट्रिशनल हेल्थ फूड। जो न्यूट्रिशनल हेल्थ फूड होता है या बेकरी भी उसमें इंक्लूड किया है, बेकरी के ऊपर भी सब्सिडी मिल सकता है। ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलिंग एंड प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यानी जो ग्रेन का प्रोसेसिंग करते हैं, पल्सेस का यानी दाल मिल वगैरह, ऑयल मिल, ऑयल सीड का मिलिंग या प्रोसेसिंग करते हैं, उसको भी ये सब्सिडी एलिजिबल होगा। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल मार्किंग पैटर्न है उसमें अगर पेरिशेबल टू नॉन पेरिशेबल कमोडिटी है तो मार्क ज़्यादा मिलते हैं। दाल मिल, ऑयल मिल के केस में पेरिशेबल टू नॉन पेरिशेबल नहीं होता है। जो ऑयल सीड या दाल होती है वो ऑलरेडी नॉन पेरिशेबल कमोडिटी होती है और इसलिए उसको जो है मार्क्स कम मिलेगा, तो सब्सिडी मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं उसमें। मॉडर्न राइस मिलिंग, अदर एग्री हॉर्टी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्पाइसेस, कोकोनट, सोयाबीन, मशरूम प्रोसेसिंग, हनी प्रोसेसिंग एटसेट्रा। फ्रूट्स ऑब्लिक हनी बेस्ड वाइन्स, तो फ्रूट्स का या जैसे ग्रेप्स है उसका वाइन बनाते हैं या हनी का वाइन बनाते हैं तो उसको भी ये सब्सिडी मिलेगी। नेचुरल फूड फ्लेवर्स, फूड एडिटिव्स, फूड एक्स्ट्रास, कलर्स, गम, कोका प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैगरी फ्रॉम शुगर केन एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम जैगरी एज रॉ मटेरियल एक्सेप्ट शुगर मिल्स। तो जो शुगर केन का जैगरी या पाउडर बनाते हैं लेकिन एक्सेप्ट शुगर मिल को ये सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन जैगरी अगर बनाने के जैगरी का प्रोडक्शन का प्लांट है तो उसको भी ये सब्सिडी एलिजिबल होगी। एनी अदर सेक्टर दैट मेक्स फूड प्रोडक्ट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट to be set up in mega food park and agro processing cluster approved by ministry from time to time. The activities related to manufacturing of accelerated water and packaged drinking water will not be considered for financial assistance under the scheme. यानी जो पानी का प्रोजेक्ट है उसको सब्सिडी वगैरह नहीं मिलेगी। However, the carbonated drinks यानी कोका कोला टाइप या ब्रीवरेज कंटेनिंग फ्रूट जूस, यानी जैसा ये मैंगो का वगैरह फ्रूट जूस बनाते हैं तो फ्रूट जूस, पल्प more than 5% in case of lime lemon and more than 10% in case of other fruits will be considered for financial assistance under the scheme to the extent of maximum 2 fruit units in mega food processing park and 1 unit in food processing cluster.
तो फूड प्रोसेसिंग पार्क और क्लस्टर, ये तो बेसिक कंडीशन है कि कोई भी आपको फूड प्रोसेसिंग का यूनिट डालना है तो दैट शुड बी लोकेटेड इन फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर या फूड प्रोसेसिंग पार्क। तो फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर 10 एकड़ का होता है, मिनिमम 10 एकर्स का लैंड पे होता है, और फूड प्रोसेसिंग पार्क जो होता है वो 50 एकर्स एंड अबव, यानी बड़ा एमआईडीसी होता है। ये दोनों एमआईडीसी को भी सब्सिडी है, और ये जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालना है वो उसी एमआईडीसी में, प्राइवेट एमआईडीसी में डालनी है, तो ही ये एलिजिबल फॉर सब्सिडी होंगे। इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ एलिजिबल प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। अब ये कौन सी एक्टिविटीज है जिसके लिए फूड प्रोसेसिंग माना जाएगा। 1. सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग, पीलिंग यानी छिलके निकालते हैं हम उसको, कटिंग, साइजिंग, ब्लीचिंग, धोना उसको, क्लियर कट अच्छा धोना, क्रशिंग, एक्सट्रैक्शन, पल्पिंग, ड्राइंग, डीहस्किंग, डीहलिंग, स्प्लिटिंग, डिपोंडिंग, डिसेंडिंग, कलर सॉर्टिंग, पल्वराइजेशन, एक्सट्रैक्शन, फ्रीज ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, फ्लाइंग एटसेट्रा, पाश्चराइजेशन, होम्योजेनाइजेशन, इवापोरेशन, कॉन्सेंट्रेशन, यानी कुछ प्रोडक्ट्स है उसको कॉन्सेंट्रेट भी करते हैं, उसका जो फ्रूट जूस है तो कॉन्सेंट्रेट करके कम छोटा बनाते हैं उसको। पैकिंग फैसिलिटीज लाइक कैनिंग, एस्पेटिक पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, बोटलिंग, एडिबल पैकेजिंग, लेबलिंग, एनी अदर स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग एटसेट्रा। केमिकल प्रिजर्वेशन, पिकलिंग, fermentation or any other specialized facilities required for preservation activities. Individual quick freezing, blast freezing, plate freezing, spiral quick freezing etc. ब्लास्ट फ्रीजिंग यानी होता है 0 से भी -30-40 डिग्रीज तक टेम्परेचर पर पल्प का लेके जाते हैं। उससे क्या होता है कि पल्प में जो बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस ही नहीं होता है, तो उसको ब्लास्टिंग बोलते हैं, ब्लास्ट फ्रीजिंग बोलते हैं। Chemical preservation, pickling, fermentation or any specialized facility required for preservation. Individual quick freezing, blast freezing. Controlled temperature transportation like coolers, refrigerated, insulted, ventilated transport. All other processing, preservation, transport, storage facilities. तो ये ट्रांसपोर्ट यानी कोल्ड प्रोसेसिंग वैन है समझो, तो वो तभी अलाउ होगा उसके ऊपर सब्सिडी अगर इफ इट इज टेकन बाय फूड प्रोसेसिंग यूनिट। आइसोलेशन में सिर्फ आप फूड प्रोसेसिंग का मतलब ये कोल्ड वैन लोगे तो उसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालते हो और उसमें एक मशीनरी बोल के एक व्हीकल लेते हो जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती है, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो उसके लिए सब्सिडी मिलेगा। इलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन अब किस किस को मिलेगा, तो ये है सेंट्रल और स्टेट पीएसयू डाल सकता है उसमें, ज्वाइंट वेंचर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओज, एनजीओज, कोऑपरेटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट एंटिटी, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, ये सभी को ये सब्सिडी एलिजिबल रहेगी। प्रपोजल्स रिसीव्ड फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, promoters holding 100% stake in the implementation agency, applicant organization will be treated as SC/ST proposals. Such implementing agency, applicant organization will be treated at par with difficult areas for purpose of extending benefit under the scheme. यानी SC/ST एंटरप्रेन्योर्स अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालते हैं तो उसको सब्सिडी दे विल बी ट्रीटेड एट पार्ट विद डिफिकल्ट एरियाज, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी सब्सिडी का क्राइटेरिया है, उसके लिए जो परसेंटेज से सब्सिडी दी जाती है, तो शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब उसी कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा। पैटर्न ऑफ असिस्टेंस, अभी मेन इंपॉर्टेंट सवाल है कि सब्सिडी कितने वालेगा सर, तो सब्सिडी विल बी जनरल कैटेगरी के लिए 35% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 करोड़ इन जनरल एरिया। मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगा 5 करोड़ और कितना मिलेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट के 35%, पर यही सब्सिडी डिफिकल्ट एरियाज में कितने मिलेगा 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, मैक्सिमम अप टू 5 करोड़। और SC/ST प्रमोटर है तो कितना मिलेगा 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, मैक्सिमम अप टू 5 करोड़।
तो ठीक है, तो प्रोजेक्ट साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ के आसपास वगैरह होनी चाहिए। अगर SC/ST प्रमोटर है तो देन 10 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो प्राइवेट रहेगी। इन एलिजिबल कंपोनेंट, अभी एलिजिबल क्या है वो तो बाद में समझ लेंगे, लेकिन किसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी एलिजिबल प्रोजेक्ट कंपोनेंट वो समझ लेते हैं। तो इन एलिजिबल प्रोजेक्ट कंपोनेंट उसमें है कंपाउंड वॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग, लेबर क्वार्टर्स, वर्कर्स एंड एनी अदर सिविल वर्क नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। यानी आप वर्कर क्वार्टर बनाओ, कंपाउंड वॉल डालो, खुद का महल बनाओ उसके अंदर, तो उसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी। ठीक है। कॉस्ट ऑफ लैंड ऑफ द प्रोजेक्ट, लैंड के ऊपर भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। फ्यूल कंजम्पशन, स्पेयर्स एंड स्टोर्स, उसके ऊपर नहीं मिलेगी। पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, खुद के लिए BMW ले लो, उसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी। सेकंड हैंड ओल्ड मशीनरीज या रिफर्बिश्ड मशीनरी, यानी पुरानी मशीनरी यहाँ पे लाके खड़ी कर दोगे तो सब्सिडी एलिजिबल नहीं होगी। स्टेशनरी आइटम्स, उसके ऊपर नहीं मिलेगी। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, उसके ऊपर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हुआ। अभी एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी किसके ऊपर मिलेगी सब्सिडी, किसके ऊपर मिलेगी, वो है इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टेक्निकल सिविल वर्क इंक्लूडिंग एप्लीकेबल टैक्सेस एक्सेप्ट फॉर एलिजिबल आइटम्स as mentioned in para 8 above, cost of utilities essential for plant। तो जो मेन प्लांट है उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी, और उसके एंसिलरी जो है यानी क्या है, वाटर पाइपलाइन, DG सेट यानी जनरेटर, या ट्रांसफॉर्मर, बॉयलर, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट will be considered under eligible project cost subject to restriction of above cost being maximum of 25% of the total project cost। यानी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के 25% से कम होना चाहिए तो ही उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी। किसके ऊपर, जो एंसिलरी है, DG सेट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब जो चीज़ें हैं। द कॉस्ट नॉर्म्स नोटिफाइड बाय MIDH, NHB, MOFI विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। एलिजिबल क्राइटेरिया, अभी क्या क्या और क्राइटेरियाज है, तो इसमें है मेनली प्रमोटर कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है तो एटलीस्ट 20% चाहिए। तो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन 20% चाहिए, और इन केस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या डिफिकल्ट एरियाज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 10%, जिसको हम मार्जिन मनी बोलते हैं, कि प्रमोटर का भी कुछ स्टेक चाहिए ना। सारी चीज़ें लोन से बनाओगे या सब्सिडी बनाओगे तो कैसे चलेगा, तो खुद का भी कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो खुद का कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, मिनिमम 20%। जनरल कैटेगरी के लिए, SC/ST के लिए मिनिमम 10% चाहिए। ठीक है। अवेलिंग टर्म लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिनिमम 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो कितना लोन मिनिमम लेना चाहिए, बगैर लोन का भी आप बना सकते हो, लेकिन सब्सिडी उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो सब्सिडी एलिजिबल होने के लिए कितना मिनिमम लोन लेना चाहिए, तो कम से कम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 20% तो लोन आपने लेना पड़ेगा। ओनली दोज प्रपोजल शैल बी एलिजिबल इन विच final sanction of term loan has been accorded by banks financial institutions after the date of advancement of EOI of the scheme. Further disbursement of the term loan and its utilization shall be only after the date of issue of sanction approval letter by the ministry। यानी ये कब मिलेगा, तो आपको लोन लेटर पहले सैंक्शन होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि लोन के लिए एप्लीकेशन करना है, लोन का सैंक्शन होना है, सैंक्शन लेटर आने के बाद ही आपका ये सब्सिडी का प्रोसेस आपने करना है। यानी प्रोजेक्ट अप्रेजल बैंक से अप्रूव होने के बाद ही आपको ये करना है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, प्रपोजल इन मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क या एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। तो इसी में अगर प्रोजेक्ट है तो ही सब्सिडी एलिजिबल होगी। ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर SC/ST एंटरप्रेन्योर्स हैविंग 100% स्टेक इन एप्लीकेशन फर्म। अगर SC/ST का 100% स्टेक है तो क्या एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट मिलेगा, तो प्रपोजल्स हैविंग एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 1 करोड़ और मोर विल बी कंसिडर्ड एनीवेयर इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन सब्जेक्ट टू मीटिंग अदर टर्म्स एंड कंडीशन। यानी SC/ST ने कहीं पे ये डालता है प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट साइज कितना चाहिए, 1 करोड़ चाहिए मिनिमम। बाकी केस में कितना चाहिए, 3 करोड़, 4 करोड़ या उससे ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए SC/ST के लिए ये स्पेशल प्रावधान है कि 1 करोड़ के ऊपर भी प्रोजेक्ट कॉस्ट उसका रहा तो उसको सब्सिडी मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर में डालना जरूरी नहीं, किसी और जगह डाला तो भी ये सब्सिडी SC/ST के लिए अवेलेबल होगी। दूसरे के लिए सिर्फ फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर में ही डालना पड़ेगा। Applicant promoter who have availed financial assistance under any scheme of Ministry of Food Processing Industries
can apply again only after 2 years from the date of relevance release of the final installment of granting aid. यानी किसको ये फूड प्रोसेसिंग का ऑलरेडी सब्सिडी मिला है तो 2 साल तक वो एलिजिबल नहीं रहेगा. तो ये बाकी भी और उसमें डिटेलिंग है, बाकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या कंडीशंस है, एप्लीकेशंस कैसे करना चाहिए, प्रोजेक्ट एलिजिबिलिटी क्या कैसे कैलकुलेट होती है, लोन लेना है, तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे. सारी चीज़ें के लिए कंसल्टेशन करेंगे. आपको लोन बैंक से, नेशनलाइज बैंक से या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से दिलवा के देंगे और पूरा प्रोसेसिंग इसका करेंगे. लेकिन जो है कि ये बेसिक है कि आपको नॉन पेरिशेबल कमोडिटी से पेरिशेबल कमोडिटी से नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज़ इसको बनाना है और उसके लिए सारी कंसल्टेशन हम लोग आपको करेंगे. इसके बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप फ़ोन लगा लीजिए. हमारा फ़ोन नंबर है 902819300. मैं रिपीट करता हूँ 902819300. तो इस पर आप फ़ोन लगाएंगे तो हम लोग आपको डिटेल इसका कंसल्टेशन करेंगे, या आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.barpute.com पे, या फिर आकर के फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेके आप खुद हमें मिल सकते हैं. फिर हम लोग ये आगे प्रोसेस कर सकते हैं. हम इसका ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेसिंग करते हैं. आप फ़ोन से भी हमें इंस्ट्रक्ट कर सकते हो या फिर मीटिंग कर सकते हो, और उसके बाद हम लोग आपका जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन, लोन और सब्सिडी कंसल्टेशन कर सकते हैं. तो मैं CA आनंद बारपुते, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर द पेशेंट हियरिंग. थैंक यू वेरी मच.